तस्वुर करें एक ऐसे दुश्मन का जो ना तो कोई टैंक इस्तेमाल करता है और ना ही बॉम्ब, बल्कि एक खामोश बायो ड्रोन की तरह रातों रात बैनुल अक़वामी सरहदें पार कर लेता है। हाँ, और इसका सीधा हमला खुराक पर होता है, यानी करोड़ों लोगों की ज़राअत तबाह हो सकती है। बिल्कुल। आज के इस गहरे तज्ज़िये में हम किसी आम मसले पर बात नहीं कर रहे, बल्कि ज़राअत के एक ऐसे हौलनाक ख्वाब का जायजा ले रहे हैं जिसने आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादें ही हिला कर रख दी हैं। सही बात है, ये वाकई किसी साइंसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक इंतहाई संजीदा हकीकत है। आज हम जिस तहकीक का जायजा लेने वाले हैं वो JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की फराहम करदा फॉल आर्मी वॉर्म मैनेजमेंट गाइड 2026 है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मालूमात नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मवाद महज मालूमात का मजमुआ नहीं है, बल्कि फसलों को इस बायो ड्रोन से बचाने और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की एक ठोस अमली हिकमत अमली है, यानी फसलों के दिफा के लिए बाकायदा एक हथियार। जबरदस्त। तो इस मुकाबले की बुनियादी तैयारी को समझने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फॉल आर्मी वॉर्म स्ट्रेटेजी 2026। इस पहली स्लाइड में इस पूरी हिकमत अमली का मरकजी ख्याल पेश किया गया है। ये गाइड ग्लोबल एग्रीकल्चर सीरीज का एक अहम हिस्सा है, जिसका बुनियादी मकसद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM की एकेडमिक अप्रोच को खेत में लागू करना है। IPM मतलब अंधाधुंध स्प्रे नहीं करना। हाँ बिल्कुल, IPM का उसूल यह है कि अंधाधुंध जहर का छिड़काव करने के बजाय एक जामे और साइंसी तरीका कार अपनाया जाए। यहाँ ये जिक्र करना इंतहाई जरूरी है कि इस शानदार और तफसीली प्रेजेंटेशन के पेश कुनिंदा जनाब मोहम्मद जावेद कमर हैं, जो कि एक सीनियर सॉइल साइंटिस्ट हैं। बिल्कुल, और उनका वसी तजर्बा इस दस्तावेज के हर पहलू में वाज़ेह नजर आता है। इन्होंने इस ट्रेजेडी का मरकजी फोकस इस कीड़े की शनाख्त पर रखा है, जिसका साइंसी नाम स्पॉडरवेरिया फ्रूजिपार्दा है। इन्होंने इसके दौरान जिंदगी और जामे इंसदाद को कवर किया है। और इस मवाद का असल माखज़ क्या है? इसका माखज़ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स पंजाब है। ये बात जाहिर करती है कि नीरी किताबी बातें नहीं है। ये एक ऐसा जदीद साइंसी हथियार है जिसे जमीनी हकायक और मुकामी माहौल को सामने रखकर तैयार किया गया है। सही। इस दुश्मन की तारीख और इसके फैलाव को देखने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इंट्रोडक्शन एंड ग्लोबल थ्रेट। यहाँ से इस खतरे का ना एक आलमी तनाजुर समझ आता है। फॉल आर्मी वर्म या FAW इब्तिदाई तौर पर बरे आजम अमेरिका से रिपोर्ट हुआ था। वहाँ ये सदियों से मौजूद था। तो फिर मसला अचानक कैसे बन गया? मसला तब शुरू हुआ जब इसने वहाँ से निकलकर पूरी दुनिया का रुख किया। आज ये ज़रई मुआशियातों और आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। हैरत होती है कि कैसे कीड़ा इतनी तेजी से सरहदें अबूर कर लेता है। ये खासतौर पर मकई की फसल को अपना निशाना बनाता है ना? हाँ, सबसे ज्यादा मकई को, जिससे पैदावार में इस कदर भारी नुकसान होता है कि बाज़ औक़ात तो पूरी की पूरी फसल नाकाम हो जाती है। इसलिए इसकी हमला आवर नोयत को समझना एक मौसर दिफाई हिकमत अमली तैयार करने का पहला कदम है। लेकिन ये इतनी जल्दी फैल कैसे गया पूरी दुनिया में? देखिए, असल में जदीद दुनिया के तेज तरीन तिजारती रास्तों और ज़रई नकलो हमल ने इस कीड़े को आलमी सतह पर फैलने का एक पासपोर्ट फराहम कर दिया है। फसल की तिजारत के दौरान ये एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बासानी मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, यानी हमारी तिजारत ही इसका रास्ता बन गई। इसकी अंदरूनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज। अगर हम हयातियाती दर्जाबंदी की तरफ देखें तो इसका ताल्लुक लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के नोक्टोइडी खानदान से है। थोड़ा आसान अल्फाज में बताइएगा। हाँ, मतलब साइंसी इस्तिलाहात से हटकर इसका आसान मतलब यह है कि ये उन परवानों के खानदान से है जो रात के वक्त मुतहर्रिक रहते हैं और अपनी बका के लिए इंतहाई सख्त जान माने जाते हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा खौफनाक लगी वो इसकी नस्ल बढ़ाने की गैर मामूली सलाहियत है, जिसे एक्सप्लोसिव रिप्रोडक्शन कहा गया है। बिल्कुल, ये एक्सप्लोसिव ही है और इसका बालिग परवाना तवील फासले तक उड़ने की हैरान कुन ताकत रखता है। ये हवा के दोष पर रोजाना सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। ये तो बिल्कुल एक बगैर पायलट के तबाहकुन ड्रोन की तरह है, जो रातों रात दुनिया भर में फैलता है। ये तशबीह बिल्कुल दुरुस्त है, और चूंकि ये एक ही सीजन में कई नस्लें पैदा करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ये मुकामी माहौल में फौरन अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। ये तेज रफ्तारी इसे एक आम कीड़े से अलग करके एक सुपर पेस्ट का दर्जा दे देती है। वाकई ये सुपर पेस्ट है। दिफा का पहला असूल दुश्मन की पहचान है। इस हवाले से अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन एग्स एंड मॉथ्स। हमला होने से पहले का मरहला इन्हीं अंडों और परवानों पर मबनी होता है। मादा परवाना फसल के पत्तों पर हमेशा गुच्छों की शक्ल में अंडे देती है। अकेले अंडे नहीं देती? नहीं, ये आम अंडे नहीं होते, बल्कि इन पर एक खास किस्म की रुई जैसी तय होती है जो इन्हें मौसम से बचाती है, और एक ही अंडों के गुच्छे से सैकड़ों इंतहाई भूखी सुंडियां निकल सकती हैं।
बाप रे। अगर बालिक परवाने की बात की जाए तो उसके अगले दो पर मटियाले रंग के होते हैं ना? हाँ, ये मिटियाला रंग इन्हें पत्तों और तने पर छुपने या कैमोफ्लाज करने में जबरदस्त मदद देता है। और इसके पिछले पर कैसे होते हैं? पिछले परों का रंग पीला और सफेद होता है। जब ये परवाना उड़ता है तो यही तजाद उसकी पहचान बन जाता है। अंडों और परवानों की इस जाहिरी शनाख्त को इतनी अहमियत इसलिए दी जाती है ताकि फसल पर बाकायदा हमला होने से पहले ही बचाव का बंदोबस्त कर लिया जाए। सही, पहले से ही तैयारी हो। इस गाइड का एक इंतहाई दिलचस्प हिस्सा वो निशान है जो इस कीड़े को बेनकाब करता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, लार्वल फीचर्स। इस स्लाइड पर तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है क्योंकि इसे पूरे अमली दिफा की जान कहा जा सकता है। यहाँ सुंडी के सर पर मौजूद एक उल्टे वाई या इन्वर्टेड वाई के निशान को वाज़ेह किया गया है। अच्छा, एक छोटा सा वाई का निशान इतना अहम क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इसे पहचानने के लिए इसके माथे पर एक वाज़ेह मोहर लगा दी है। लेकिन क्या वाकई इस एक निशान की बुनियाद पर पूरी फसल का फैसला होता है? देखें, हकीकत में ये निशान शनाख्ती अमल का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड? वो कैसे? इसकी ठोस वजह ये है कि जब खेत का मुआयना किया जाता है तो बहुत सी सुंडियां बज़ाहिर एक जैसी नजर आती हैं, यानी सब्ज या भूरी रंगत की। अगर इस मखसूस इन्वर्टेड वाई निशान के जरिए दुरुस्त शनाख्त ना की जाए तो दूसरे कीड़े के धोखे में गलत अद्वियात का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, तो किसान गलती से किसी और कीड़े की दवाई डाल देगा? बिल्कुल, और नतीजा ये निकलता है कि सरमाए का भारी जाया होता है और असल दुश्मन जिंदा रहकर पूरी फसल चाट कर जाता है। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल डिटेल है। इसके अलावा इस सुंडी के जिस्म के हर हिस्से पर 4 वाज़ेह स्याह निशान भी होते हैं। हाँ, और जब हम इसके पिछले हिस्से को देखते हैं ना तो ये 4 निशान मिलकर एक वाज़ेह मुरब्बा या स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस दुरुस्त शनाख्त के बगैर वक्त पर कीमियाई तदारुक नामुमकिन है। वक्त की इस अहम दौर को समझने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द 4 स्टेज लाइफ साइकिल। फॉल आर्मी वर्म का मुकम्मल दौरान जिंदगी अमूमन 4 से 5 हफ्तों के इंतहाई मुख्तसर अरसे में मुकम्मल हो जाता है और यही तेजी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दौरान जिंदगी 4 मरहलों पर मुश्तमिल है ना? पहला और दूसरा मरहला अंडों से शुरू होता है जहाँ से ये तबाकन सुंडी निकल आती है। सही, और तीसरे और चौथे मरहले में जब सुंडी अपना काम कर चुकी होती है तो ये जमीन के अंदर चली जाती है और प्यूपा बन जाती है। जमीन के उस होल से ये फिर बालिग परवाना बनकर निकलती है और ये चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। इस तेज रफ्तार नशोनुमा का आलमी ज़राअत के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि एक ही साल में इसकी 8 से 10 नस्लें पैदा हो जाती हैं। ये 4 से 5 हफ्ते का दौर किसानों के लिए वक्त के खिलाफ एक रेस बन जाता है। अगर पहली नस्ल को रोकने में चूक हो जाए तो आने वाली नस्ल कई गुना ज्यादा तबाकुन साबित होती है। खौफनाक है। ये सुंडी फसल को किस तरह बर्बाद करती है, इसको देखने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पैथोलॉजी एंड नेचर ऑफ क्रॉप डैमेज। शुरुआती मरहले में जब सुंडियां छोटी होती हैं तो ये पत्तों को इतनी बेदर्दी से खाती हैं कि पत्ते मुकम्मल तौर पर छलनी या स्केलेटनाइज्ड हो जाते हैं, सिर्फ रगें बाकी रह जाती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया है इसका सबसे खतरनाक वार कुछ और है। ये पौधे की मरकजी कोमपाल, जिसे गब भी कहा जाता है, उसके अंदर दाखिल हो जाती है और अंदर ही अंदर पौधे का दिल खा जाती है। गब के अंदर छुपने से इस पर हमला करना इंतहाई मुश्किल नहीं हो जाता? हाँ, ये एक इंतहाई चालाक हिकमत अमली है। गब के अंदर दाखिल होकर सुंडी खुद को एक महफूज बंकर में कैद कर लेती है। वहाँ उस पर ना तो आसानी से धूप पड़ती है, ना मौसम का असर होता है और ना ही आम स्प्रे के कतरे उस तक पहुँच पाते हैं। अच्छा, तो वो बिल्कुल छुपी रहती है? बिल्कुल। फिर जब फसल बड़ी होती है तो ये छोटी छलियों पर हमला आवर होकर मकई की असल पैदावार को खतरे में डाल देती है। इस संगीन तबाही के बायस बगैर तदारुक के पूरी फसल ज़ाय हो सकती है। मौसम इसके फैलाव में क्या किरदार अदा करता है, इसको जानने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है एनवायरमेंटल ग्रोथ फैक्टर्स। देखें, इस कीड़े की नशोनुमा का बराह रास्त इन्हसार दर्जा हरारत पर है। ये गर्म मौसम में खुद को बहुत तेजी से ढाल लेता है। तहकीक बताती है कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत इसकी अफजाइश के लिए सबसे मौजू माना जाता है। अच्छा, 22 से 28 डिग्री। अगर दर्जा हरारत इस मेयार पर हो तो फिर क्या होता है? तो फिर इसकी नस्लें अचानक एक दूसरे पर चढ़ने लगती हैं, जिसे हम जेनरेशनल ओवरलैप कहते हैं। इसकी वजह से मौसमी हमले की शिद्दत में अचानक इजाफा होता है। यानी एक ही वक्त में अंडे भी हैं और सुंडियां भी हैं। हाँ बिल्कुल। असल में ये 22 से 28 डिग्री का दर्जा हरारत इस कीड़े के लिए एक आइडियल इंक्यूबेटर का काम करता है। इसलिए खेत के अंदरूनी दर्जा हरारत या माइक्रो क्लाइमेट्स की मुसलसल निगरानी करना कीड़े के हमले की पेशानगोई के लिए जरूरी है। क्या ये दुश्मन सिर्फ मकई तक महदूद है? इसका जवाब जानने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ऑल्टरनेटिव होस्ट वल्नरेबिलिटी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कीड़ा पॉलीफेगस है, यानी इसकी खुराक का दायरा कार बहुत वसी है। ये सिर्फ एक किस्म की फसल पर इन्हिसार नहीं करता
मकई के अलावा ये ज्वार और बाजरा की फसल को भी तेजी से निशाना बनाता है। और इसका मेनू कार्ड यहीं खत्म नहीं होता ना, नकदावर फसलें जैसे कपास यानी कॉटन भी इसके हमले का शिकार हो रही हैं। सही कहा, अनाज की फसलें खास तौर पर धान यानी चावल इसके वसी मुतबादिल मेजबान है। यहाँ तक कि मुख्तलिफ सब्जियां और आलू भी ऑफ सीजन के दौरान इसकी बका का जरिया बनते हैं। यानी ये इतना लचकदार कीड़ा है कि ये किसी भी हालत में भूखा नहीं मरता। इसका मेन्यू कार्ड बहुत वसी है। बिल्कुल, और यही लचक इसे काबू पाने में सबसे बड़ी रुकावट बनाती है। इन तमाम खतरात को जानने के बाद अब हम अमली दिफा की तरफ आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है IPM कल्चरल कंट्रोल स्ट्रेटजीज। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला दिफाही मोर्चा कल्चरल कंट्रोल है। इसमें सबसे अहम काम ये है कि फसल की बकियात को मुकम्मल तौर पर तलफ किया जाए ताकि कीड़े को छुपने की पनागाहें ना मिल सकें। एक और बड़ा दिलचस्प तरीका जमीन के तैयारी के वक्त गहरा हल चलाना है। लेकिन गहरा हल चलाने से एक कीड़े पर क्या असर पड़ता है जो पत्तों पर रहता है? ये बहुत उम्दा सवाल है। देखें, जैसा कि हमने लाइफ साइकिल में बयान किया, इस कीड़े का प्यूपा जमीन के अंदर बनता है। जब गहरा हल चलाया जाता है तो जमीन में छुपे हुए प्यूपा उलटकर सतह पर आ जाते हैं। अच्छा, और फिर क्या होता है? सतह पर आते ही धूप और खास तौर पर परिंदे इन्हें खा जाते हैं। ये जंग शुरू होने से पहले का दिफाई मोर्चा है। इसके अलावा मुतासरा फसल के करीब दोबारा मकई या ज्वार काश्त करने से सख्ती से गुरेज करना चाहिए। और जड़ी बूटियां भी तो साफ करनी चाहिए ना? हाँ, खेत से जड़ी बूटियां तलफ करनी चाहिए ताकि कीड़े की सानवी खुराक खत्म हो सके। जिस्मानी तौर पर इस कीड़े का खत्मा कैसे किया जाए, इस पर बात करने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है IPM मैकेनिकल कंट्रोल ऑपरेशंस। मैकेनिकल कंट्रोल आसान अल्फाज में हाथ से की जाने वाली कार्रवाई है। इसका आगाज खेत के बाकायदगी से मुआयना यानी स्काउटिंग से होता है ताकि पत्तों पर मौजूद अंडों के गुच्छों को तलाश किया जा सके। और जब ये गुच्छे मिल जाएं तो सुंडियां निकलने से पहले इन्हें हाथों से मसल कर या जमा करके तलफ करना होता है। और पौधे की कोंपल यानी गुब में मौजूद बड़ी सुंडियां, इन्हें भी हाथ से पकड़कर मार दें। लेकिन इतने बड़े खेत में हाथ से सुंडियां मारना बहुत मुश्किल और मेहनत तलब नहीं है। बाज़ाहिर ये मेहनत तलब जरूर लगता है, लेकिन इसके नताइज बेहतरीन होते हैं। जब शुरुआती अंडे तलफ किए जाते हैं तो कीड़े की बेस पॉपुलेशन कम हो जाती है, जिससे बाद में कीमियाई स्प्रे के नताइज बहुत बेहतर निकलते हैं। कुदरत ने दुश्मन से निपटने का अपना निजाम भी रखा है। इसे समझने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है IPM बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। ये मरहला केमी जहर के बजाय कुदरती दोस्त कीड़ों पर मबनी है। मिसाल के तौर पर अंडों को तलफ करने के लिए एक कुदरती कीड़ा जिसे टेलेनोमस रीमस कहते हैं, उसकी अफजाइश की जाती है। यहाँ एक उलझन ये है कि अब एक कीड़ा दूसरे कीड़े के अंडे को तलफ कैसे करता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेलेनोमस रीमस असल में आर्मी वर्म के अंडों के अंदर अपने अंडे दे देता है। नतीजा ये निकलता है कि जब अंडा फुटता है तो उससे आर्मी वर्म के बजाय दोस्त कीड़े की नस्ल बाहर आती है। जबरदस्त। इसके अलावा खेत में ट्रिकोग्रामा कीड़ों के बायो कार्ड्स लगाए जाते हैं और एक किसान दोस्त कीड़ा है स्पाइन्ड सोल्जर बग। इसकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि ये सुंडी का कुदरती शिकार करता है। ये तो खेत में एक बायो आर्मी तैनात करने जैसा है जो दुश्मन की फौज को अंदर ही अंदर खत्म करती है। इन मुफीद कीड़ों का फायदा ये है कि कीमियाई जहरों पर इन्हिसार नुमाया कम हो जाता है। लेकिन जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो जरूरी इक़दामात क्या होने चाहिए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फर्स्ट लाइन केमिकल इंटरवेंशंस। जब फौरी तदारुक की जरूरत हो तो कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। इस गाइड में फौरी तदारुक के लिए स्पिनाटोरम 120 SC का 100 मिलीलीटर फी एकड़ इस्तेमाल तजवीज किया गया है और मौसर कंट्रोल के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9 EC का 240 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे बताया गया है। और देरपा तहफ्फुज के लिए भी कुछ है? हाँ, देरपा तहफ्फुज के लिए क्लोरेंट्रानिप्रोरिल 200 SC को 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए और स्प्रे हमेशा कतरों के हिसाब से बराह रास्त कोमपाल यानी वर्ल में करना चाहिए। मुझे यहाँ एक टेक्निकल डिटेल समझनी है। अगर हमारे पास स्पिनाटोरम और इमामेक्टिन जैसी दो मुख्तलिफ अद्वियात हैं तो इन दोनों के काम करने का तरीका या केमिस्ट्री मुख्तलिफ कैसे है? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, स्पिनाटोरम दरअसल रैपिड नॉकडाउन के उसूल पर काम करता है। जब ये दवा सुंडी पर गिरती है तो ये उसके असाबी निजाम पर फौरी हमला करती है और उसे खाने से रोककर गिरा देती है। अच्छा, और इमामेक्टिन बेंजोएट का क्या कमाल है? इमामेक्टिन का असल कमाल इसकी ट्रांसलेमिनर खासियत है। इसका मतलब ये है कि ये जहर पत्ते के अंदर सरायत कर जाता है।
अगर कोई सुंडी पत्ते के नीचे या अंदर छुपी है तब भी जब वो उस पत्ते को खाएगी वो हलाक हो जाएगी। लेकिन अगर कीड़ा एक दवा का आदी हो जाए तो क्या किया जाए? इसका हल जानने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एडवांस्ड केमिकल्स एंड कॉम्बिनेशंस। अगर कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाए तो मुतबादिल के तौर पर फ्लू बेंडियोमेट 480 SC का 40 ml या लुफेन्यूरॉन 50 EC का 240 ml इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा 3 अहम कॉम्बिनेशंस तजवीज़ किए गए हैं। वो 3 कॉम्बिनेशंस क्या हैं? पहला कॉम्बिनेशन क्लोरेंथ्रोनिलिप्रोल और इमामेक्टिन 16 WDG है जो 100 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन टेबुफुनाजाइड और इमामेक्टिन 14 WG का है 250 ग्राम फी एकड़। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्लोरेंथ्रोनिलिप्रोल और थियामेथोक्सम 40 WG का 60 ग्राम फी एकड़ है। लेकिन 2 अद्वियात को मिलाने या इन कॉम्बिनेशंस की आखिर क्या जरूरत पेश आती है? मसला ये है कि जब एक ही जहर मुसलसल इस्तेमाल हो तो कीड़े में कुव्वत मुदाफियत यानी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इन कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि एक ही दवाई से कीड़े में रेजिस्टेंस पैदा ना हो। 2 मुख्तलिफ जहर मिलकर उसकी बका के रास्ते बंद कर देते हैं। इन केमियाई हथियारों का दुरुस्त इस्तेमाल इंश्योर करने के लिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एप्लीकेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट। दवाई चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर स्प्रे का तरीका गलत है तो सब बेकार है। स्प्रे के बेहतरीन नताइज के लिए हमेशा टी-जेट या सॉलिड कोन नोजल का इस्तेमाल लाजमी है। और वो रेजिस्टेंस वाली बात, हाँ, कुव्वत मुदाफियत का तदारुक करने के लिए एक ही ग्रुप का जहर बार बार इस्तेमाल ना करें, बल्कि जहरों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। और अपनी हिफाजत भी जरूरी है ना? बिल्कुल, स्प्रे करते वक्त हमेशा हिफाजती लिबास पहने और तमाम जरूरी PPE इख्तियार करें। मजीद मालूमात के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीड़े की अफजाइश में दर्जा हरारत का कितना अहम किरदार है। अगर हम आलमी मौसमियाती तब्दीलियों या क्लाइमेट चेंज की तरफ देखें और दुनिया का औसतन दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता रहे तो क्या आने वाले वक्तों में फॉल, आर्मी वर्म जैसे कीड़े मजीद ताकतवर नहीं हो जाएंगे? क्या हमारी मौजूदा ज़राअत इस बदलते हुए मुस्तकबिल के लिए वाकई तैयार है? For consultancy, WhatsApp +92 349 9841 886. Subscribe to JQ Global Agriculture for more global insights.